पहला क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू CLSI गाइडलाइन, CLSI गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हाउ मेनी एलिमेंट्स आर यूज्ड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के टोटल कितने एलिमेंट यूज किए जाते हैं CLSI गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन देखें आप। ऑप्शन में पहला लिखा है 11, दूसरा लिखा है 12, तीसरा 13 और चौथा लिखा है 14। 11, 12, 13, 14 इनमें से कौन कितने एलिमेंट CLSI की गाइडलाइन में हैं, ये आपको बताना है। चलो बढ़िया, कुछ लोगों के आंसर आने लग गए हैं भाई। और आंसर सभी को ही देना भाई, जैसा भी आपको बने, जो भी बने, थोड़ा बहुत तुक्का भी मार के देखो कि आप तुक्के आपके लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, है ना। चलो अभी तक जितने लोगों के आंसर हैं वो B नंबर पे कह रहे हैं। 3-4 लोगों ने मैसेज अभी तक किए हैं। दिनेश का, राजेंद्र का, सबके एक जैसे, सब नकल तो नहीं कर रहे कि एक ने B दे दिया तो अपन भी देने लगो, ऐसा तो नहीं। बढ़िया, चलो तो बहुत बढ़िया भाई। चलो तो एक बार अपन आंसर देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक होता है, ये कॉलेज में तो बिल्कुल ही नहीं होता, मतलब प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी भी कॉलेज में क्वालिटी मैनेजमेंट टॉपिक को नहीं पढ़ाया जाता। लेबोरेटरी में भी बहुत कम, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई सीनियर आपको बताए, इतने डीप में जाकर पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तब जरूर आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है गाइडलाइन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस करना पड़ता है। तो ये बहुत बाद में आपके यूज़ होती हैं और इनसे एग्जाम में अब क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी है इसमें, इस टॉपिक में हर तरह से ही क्वेश्चन आते हैं ना। तो क्लास में अपन थ्योरी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा लेते हैं और लॉजिकल क्वेश्चन को मैं टेस्ट में डालता हूँ, और टेस्ट की क्लास फिर अपन अलग से रखते हैं। ठीक है, चलो तो भाई पहला क्वेश्चन जो था उसका जो आंसर है वो 12। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए CLSI की गाइडलाइन जो है उन्होंने 12 एलिमेंट तय किए हैं। ठीक है सरमन, आप लेट हुए हो, कोई बात नहीं। 12 एलिमेंट कौन कौन से हैं, जरा एक बार आप ये चार्ट देखो। 12 एलिमेंट जो हैं उसमें पहला एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है पर्सनल, तीसरा है इक्विपमेंट, चौथा है परचेस एंड इन्वेंट्री, पांचवा है प्रोसेस कंट्रोल, छठवा है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सातवां डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, आठवां है ऑकरेंस मैनेजमेंट, नवा है असेसमेंट, 10वां प्रोसेस इंप्रूवमेंट, 11 नंबर पे कस्टमर सर्विस और 12वें नंबर पे फैसिलिटी एंड सेफ्टी। ये 12 जो एलिमेंट हैं वो CLSI की गाइडलाइन में हैं। ठीक है, अब नॉर्मली हम लोग लेबोरेटरी में जो क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करते हैं, है ना, वो फॉलो तो इनमें से ही होते हैं, लेकिन अपन इस तरह से नहीं करते हैं। 12 इस तरह से अपन डिवाइड करके नहीं करते। गवर्नमेंट में जो हॉस्पिटल होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, उनमें जो डॉक्यूमेंट का जो रिकॉर्ड होता है, उन डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड इनके अकॉर्डिंग ही होता है, ये 12 एलिमेंट के थ्रू ही होता है। लेकिन हम जब एक लैब के अंदर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट करते हैं, तो हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो 5Q फ्रेमवर्क से करते हैं। वो 5Q फ्रेमवर्क जो है वो PDCA साइकिल के थ्रू होता है। अब ये 5Q फ्रेमवर्क क्या है और PDCA साइकिल क्या है, ये अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 5Q फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि क्वालिटी के 5 फ्रेम हैं, है ना, इनके अकॉर्डिंग अपन क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं। कौन कौन से 5 हैं? पहला है अपना क्वालिटी प्लानिंग, पहला अपना क्वालिटी प्लानिंग, दूसरा होता है क्वालिटी प्रोसेस, थर्ड नंबर पे क्वालिटी कंट्रोल, चौथे नंबर पर क्वालिटी एश्योरेंस और पांचवें नंबर पर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, है ना। जब हमने ये क्लास शुरू की थी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, और शुरुआत में ही हमने क्वालिटी का जो मैनेजमेंट का जो पूरा टॉपिक रखा, तो उसमें मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया था। गॉडकर की बुक में ये बहुत अच्छी सिस्टमेटिक तरीके से है, हालांकि गॉडकर की बुक भी थोड़ा सा कंफ्यूज करती है अपन को बीच बीच में। तो जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, एक्चुअली वो 5Q फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही चलता है। 5Q फ्रेमवर्क जो है इसको 4 प्रोसेस में डिवाइड किया गया है। 4 प्रोसेस में डिवाइड कौन कौन सा है? पहली जो स्टेप है वो है प्लानिंग की, है ना। प्लानिंग का मतलब, जब अपन शुरुआत कर रहे थे क्लास, तो मैंने क्या कहा था भाई
कि लेबोरेटरी के अंदर या फिर हॉस्पिटल के अंदर भी अपन माने तो हॉस्पिटल के अंदर अगर अपन को क्वालिटी मैनेजमेंट करना है तो अपन को जो शुरुआत करना है वो उसके स्ट्रक्चर से ही शुरुआत करना पड़ता है। भाई स्ट्रक्चर हमारा इतना अच्छा होना चाहिए, फैसिलिटी सारी होना चाहिए, है ना, इक्विपमेंट वगैरह अच्छे होना चाहिए। तो वो सारी चीजें, इक्विपमेंट अच्छा हो, सारी फैसिलिटी हो, तभी फिर आगे जाके बढ़ पाएंगे। तो उसे हमने सबको प्लानिंग के अंदर रखा था और अपन ने स्टार्ट की थी तो उसको अपन ने प्रोसेस के अंदर रखा, है ना। तो 5Q फ्रेमवर्क में इसे पहला स्टेज माना गया है ना। दूसरी जो स्टेज थी वो थी प्रोसेस की, मतलब एक बार आपके पास पूरा स्ट्रक्चर बन गया तो स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर आप प्रोसेस फॉलो करना शुरू कर दोगे। आप जो क्वालिटी मैनेजमेंट की जितने प्रोटोकॉल होते हैं उनको फॉलो करना शुरू करोगे और खुद में ही एश्योर हो जाओगे कि भाई हाँ, हम अब क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा जो लेबोरेटरी है, हमारी जो हॉस्पिटल है, उसमें हम क्वालिटी मैनेज कर लेंगे, है ना। तो अब आप एश्योर हो जाएंगे, अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, है ना। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसे फिर दूसरे प्रोसेस में, दूसरे पार्ट में, दूसरे स्टेज में डिवाइड किया गया है। इसे अपन डू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हमने ये सब प्रोसेस की है तो फिर हमको हमारी जो प्रोसेस है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है उसको चेक करना है। तो ये हमारी थर्ड नंबर की स्टेज हो जाती है, चेक, है ना। अब ये 5Q फ्रेमवर्क में आप देखेंगे तो यहाँ पर तो 5 दिख रहे हैं आपको फ्रेमवर्क में, जबकि आप उसके चेक लिस्ट जो देख रहे हैं वो 4 देख रहे हैं, जिसे अपन ने शॉर्ट फॉर्म में PDCA कहा, है ना। दोनों सेम ही चीज है, लेकिन जो चेक वाला पॉइंट है, चेक पॉइंट में यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल भी और क्वालिटी एश्योरेंस भी, है ना। तो हम लेबोरेटरी के अंदर जो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, और उसको फिर क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हैं, दोनों चीजें जो हैं, एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, दोनों फिर यहाँ चेक की लिस्ट में जाएंगे। फिर बाद में अगर उसमें कोई कमी आती है, हमारे कंट्रोल अगर सही नहीं आ रहा है, हमारी प्रोसेस में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो उसको फिर हमको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए जो भी हमें करना होगा वो सारी प्रोसेस जो है वो हमारी एक्ट के अंदर आएंगी, ठीक है। तो ये जो 5Q फ्रेमवर्क है जिसमें 5 क्वालिटी के 5 मेन पिलर बोले गए हैं कि ये 5 चीजें आपको लेबोरेटरी के अंदर मैनेज करना पड़ता है, इसे अपन शॉर्ट फॉर्म में 5Q फ्रेमवर्क बोलते हैं। और ये 5Q फ्रेमवर्क जो होते हैं वो PDCA साइकिल के थ्रू होते हैं, है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसे अपन PDCA साइकिल बोलते हैं। इसमें अपन को 4 चीजें करना होता है, प्लान, डू, चेक, एक्ट। और अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे तो अपन ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को भी टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना। प्रोसेस में किया था अपन ने, है ना, आपको ध्यान होगा, प्रोसेस में किया था अपन ने, है ना, एश्योरेंस में किया था, असेसमेंट में किया था, और बाद में जाके अपन ने कंट्रोल पे किया था, है ना। तो वो जो चीजें हैं वो एक्चुअली PDCA साइकिल से ही निकल के आई हैं। PDA साइकिल में जहां पर अपन प्रोसेस की बात कर रहे थे वो प्लानिंग थी, जहां पर अपन एश्योरेंस की बात कर रहे थे वहां पर अपन डू की बात कर रहे थे, और जहां पर अपन असेसमेंट की बात कर रहे थे वहां पर अपन चेक की बात कर रहे थे, और जहां पर अपन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, कंट्रोल में जहां पर भी कोई एरर आती है, जहां पर भी कोई मिस्टेक आती है, उसके अगेंस्ट हमको रिएक्शन करके दोबारा उसको सही करना है, तो वो हमारे एक्ट के अंदर आता है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, CLSI की गाइडलाइन में जो 12 एलिमेंट है, 12 भी सेम वही है, लेकिन अपन उनको कुछ इस तरह से अपनी लेबोरेटरी के, अपनी इंडिया के अंदर जो लेबोरेटरी है उनमें क्वालिटी कंट्रोल का जो पूरा प्रोटोकॉल चल रहा है वो 5Q फ्रेमवर्क के थ्रू चल रहा है। और 5Q फ्रेमवर्क जो है वो PDCA साइकिल के थ्रू चलाता है अपन, है ना। PDCA साइकिल अपन ने शुरुआत में डिस्कस किया था, उसे अपन शॉर्ट फॉर्म में प्लान, डू, चेक, एक्ट करके बोलते हैं, ठीक है। अब लेकिन आप पूछोगे सर आपने ये जो क्वेश्चन रखा ये क्यों रखा फिर, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई CLSI की गाइडलाइन ने टोटल 12 एलिमेंट दिए हैं, ये टोटल 12 एलिमेंट अगर आप फॉलो करोगे तभी आप लेबोरेटरी में क्वालिटी मैनेजमेंट हो पाएगा, ठीक है। अब देखो, CLSI की गाइडलाइन ये कहती है कि आपके पास आप जो भी कर रहे हैं उसका एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आप जो भी कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मान लो आपका ब्लड अगर गिर गया तो ब्लड का आपने कैसे स्पिल किया उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप स्पिल कैसे करोगे उसका डॉक्यूमेंट हो, आपके पास कोई सा केमिकल है तो उसके पास वो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास जो स्टाफ है, जो लेबोरेटरी के अंदर स्टाफ काम कर रहा है, उनका हेल्थ चेकअप भी होना चाहिए, उनका जो डिग्री डिप्लोमा है वो सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारी चीजों का डॉक्यूमेंट, सारी चीजों का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। और वो सारा रिकॉर्ड जो है वो अपन लेबोरेटरी में इन 12
पार्ट में डिवाइड करके मैनेज करते हैं। ठीक है, तो हमारी इंडिया में जो लेबोरेटरी चल रही है NABL के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपन जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो इन 12 एलिमेंट के अंदर रिकॉर्ड करके मेंटेन करके चलती हैं। लेकिन जब अपन प्रोसेस की बात करेंगे कि अपन को क्वालिटी मैनेज करना है, क्वालिटी कंट्रोल करके रखना है, तब अपन फिर 5Q फ्रेमवर्क पे जाते हैं। प्रोसेस में अपन 12 एलिमेंट पे ना चलकर, है ना, वो डॉक्यूमेंट के लिए अपन 12 एलिमेंट फॉलो करते हैं। लेकिन जब अपन रिएक्शन पे अपने काम के ऊपर आते हैं तो काम के ऊपर में अपन 5Q फ्रेमवर्क को लेकर PDCA साइकिल को फॉलो करके अपन अपने क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो करते हैं। बहुत बढ़िया है ना, SOP होना चाहिए, प्रियंका ने लिखा है ना। तो ये इन सब चीजों का रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड की जो लिस्ट है वो सारी जो लिस्ट है वो इसी 12 एलिमेंट के अकॉर्डिंग चलेगी। ऑर्गेनाइजेशन की अलग रिकॉर्ड होंगे, है ना। अगर आपके पास गोटकर है तो आप गोटकर में देखेंगे कि सबके अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड आते हैं, पर्सनल के अंदर, है ना। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में आपको बताऊं, जैसे पर्सनल के अंदर स्टाफ के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। जैसे आप अगर किसी लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे हैं तो जितने टेक्नीशियन काम कर रहे हैं उनकी डिग्री, डिप्लोमा वगैरह, उनका हेल्थ चेकअप है या नहीं है, उनके कब कब ट्रेनिंग हुई थी, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो पर्सनल के अंदर जाएगा। इक्विपमेंट के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी, जो कहाँ कौन कौन से आपके पास मशीन है, इक्विपमेंट है आपके पास, कौन कौन से केमिकल हैं, वो सारे इक्विपमेंट के अंदर जाएंगे। परचेसिंग, इन्वेंट्री के अंदर क्या सामान आया है, क्या सामान गया है। प्रोसेस कंट्रोल के अंदर आप जो जो कर रहे हैं प्रोसेस, वो सारी की सारी आ जाएगी। तो ये टोटल 12 टूल, ये जो 12 एलिमेंट है उनके अकॉर्डिंग अपन रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। लेकिन जब अपन करने की बात आएगी तो अपन 5Q फ्रेमवर्क पे काम करके अपने लैब में क्वालिटी को मैनेज करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी बेस्ट गार्ड रूल यूज्ड फॉर रिजेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल लेबोरेटरी। क्लिनिकल लेबोरेटरी में कोई कंट्रोल रिजेक्ट कर रहे हैं हम, तो रिजेक्ट कंट्रोल, रिजेक्शन के कितने रूल बेस्ट गार्ड रूल के अकॉर्डिंग होते हैं, है ना। ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में लिखा है, पहला लिखा है 5, दूसरा 6, 8, 10। कितने रूल ऐसे हैं जिनके अकॉर्डिंग आप किसी कंट्रोल को रिजेक्ट, आपने कंट्रोल लगाया, है ना। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको मालूम नहीं होगा कि बेस्ट गार्ड रूल क्या होता है, कंट्रोल क्या होते हैं। तो अगर आपने हो सकता है फुल्ली ऑटोमेशन पे काम ही नहीं किया है तो थोड़ा सा जरूर आपको टफ लग रहा होगा, ये टॉपिक भी टफ लग रहा होगा और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको थोड़े हार्ड लग रहे होंगे। नॉर्मली फुल्ली ऑटोमेशन पे जब भी हम वर्क करते हैं तो हमको सबसे पहले कंट्रोल लगाने होते हैं, है ना। और कंट्रोल लगाने के बाद ये डेली जब कंट्रोल लगते हैं तो वो डेली कंट्रोल हमारे सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो चेक करने के लिए हम वेस्ट गार्ड रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है भाई। तो अब वेस्ट गार्ड रूल में अलग अलग रूल हैं, है ना। तो उन रूल में कितने रूल ऐसे हैं जिनके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कंट्रोल आया और उसके अकॉर्डिंग आप उनको रिजेक्ट कर दोगे कंट्रोल को, ये आपको बताना है। चलिए भाई आंसर देना शुरू करें। नहीं पता किसी को भी, अभी किसी ने आंसर देना शुरू ही नहीं किया भाई। मोनालिसा का पहला आ गया, और कोई? भाई 38 स्टूडेंट अभी प्रेजेंट हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड क्लास ही देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा डिस्कस ही कर लूँ पैटर्न एक्चुअली क्या होने वाला है अपना। पहली बात तो मंडे की और अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट की क्लासेस रहेगी, उसके बाद मतलब राखी के बाद, रक्षाबंधन के बाद थ्योरी की जो क्लास रहेगी वो मैं पहले से ही रिकॉर्ड करके और अपलोड कर दिया करूंगा, है ना। उसके बाद में एक टेस्ट रखा करूंगा और टेस्ट से फिर जो भी आपके डाउट रहे करेंगे, जो भी थ्योरी से और टेस्ट से दोनों से मिलाकर जहां पर भी जो भी क्वेश्चन है आप डायरेक्ट एक व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, उसकी हम एक डाउट सेशन की क्लास रखा करेंगे हफ्ते में एक दिन, या तो शनिवार को या अपन रविवार को रखा करेंगे, है ना। तो इसमें होगा क्या कि अभी जैसे 250 से स्टूडेंट ज्यादा हैं जो क्लासेस में हैं, लेकिन अगर आप देखोगे अभी 37 स्टूडेंट हैं और टेस्ट में भी मैंने देखा तो 38 लोगों ने पहला टेस्ट दिया, जबकि उसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन ही थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, रिकॉर्डेड नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि टाइम का बड़ा इशू होता है लेवल टेक्नीशियन के साथ, है ना। तो अपन एक अलग से दिन रख लेंगे डाउट सेशन का। बाकी थ्योरी की क्लास
जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है जल्दी जल्दी मैं रिकॉर्ड करके, इसमें क्या होगा अपने को ऐसा फिक्स नहीं रहेगा कि भाई डेली की डेली आपको इस टाइम पे ही आना है। जैसे जैसे रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड होती जाएंगी आप देखते जाओ, आपकी जो भी डाउट होते जाएंगे आप पूछते जाओ, ठीक है। अपन देखते हैं कोशिश करके, फिर अपन जो भी होगा आगे अपन डिस्कस करेंगे। चलो भाई, तो अभी मैं आप लोगों के आंसर देख लेता हूँ इस क्वेश्चन के, और आप लोगों ने देना शुरू किए तो किए हैं ए बी करके, सी भी आया है किसी का, ज्यादातर लोगों के ए है या बी है या सी है, मतलब डाउट है आपको, कोई बात नहीं भाई। और वेस्टगार्ड के जो रूल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए। क्वालिटी मैनेजमेंट में अगर मैं बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट है तो वो वेस्टगार्ड के रूल ही है, क्योंकि वेस्टगार्ड के रूल अगर आपको नहीं पता तो मतलब ये समझ लो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम। चलो तो अपन शुरू करते हैं भाई वेस्टगार्ड रूल। पहले अपन इसका आंसर देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जिन्होंने ए आंसर दिया था। पांच पांच जो होते हैं वो रिजेक्शन रूल होते हैं। कैसे भाई, अपन डिस्कस करें इसको। वेस्टगार्ड के रूल अपन ने अपनी पिछली क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। मेन जो रूल होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। जैसे आप ये जो टेबल आप देख रहे हो, ये टोटल 6 रूल्स की एक टेबल है ना। तो इसमें 6 रूल्स कौन कौन से होते हैं देखो आप। एक पहला रूल हमारा होता है 1 3S। 1 3S मतलब आपने कल कंट्रोल लगाया था, उसके बाद से फिर जब आपने आज कंट्रोल लगाया तो डायरेक्ट उसकी रीडिंग में 3HD का वेरिएशन आया। जरा ध्यान देना आप, है ना। ये जो वर्ड है ना, इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। 1 3S है ना, इसको एक्चुअली लिखने का जो पैटर्न है वो ऐसा रहता है, बड़ा बन रहता है और छोटा सा 3S रहता है ना। 1 3S का मतलब क्या है, एक वैल्यू, यहाँ पे जो पहली जो नंबर रहती है वो वैल्यू दर्शाती है। कितने वैल्यू की बात कर रहे हैं, एक वैल्यू की बात कर रहे हैं। एक वैल्यू जो है वो 3S का मतलब क्या है, 3HD से ज्यादा आ रही है। एक ही वैल्यू, मतलब कल की जो वैल्यू थी और आज की वैल्यू में 3 3 HD का डिफरेंशिएट आ गया। HD अपन कैसे करते हैं, ये जो आप चार्ट देख रहे हो, इस चार्ट में एक जो लाइन है वो 1 HD बताती है हमें, है ना। अपन ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। बीच की जो लाइन होती है वो हमारी मीन लाइन होती है, और इस मीन लाइन से आ, कितना वेरिएशन आ रहा है ना। पहली लाइन 1 HD कहलाती है, दूसरी 2 HD और उसके बाद में 3 HD। तो पहला ही अगर कोई एक ही कंट्रोल अगर 3 HD से बाहर जा रहा है तो ये हमारा आ, एक रूल के अंदर जाएगा, रिजेक्शन रूल के अंदर ना। दूसरा है 1 2S। अब 1 2S का मतलब क्या हुआ, 1 2S का मतलब हुआ है, यहां पर आप देख रहे हो 1 2S का मतलब एक वैल्यू 2 HD के बाहर गई है ना। यहाँ पर 3 HD के बाहर गई थी, यहाँ 2 HD के बाहर गई है ना। तो 2 HD के बाहर अगर एक वैल्यू जाती है तो इसे अपन 1 2S कहेंगे। अब देखो, अगर एक वैल्यू 2S के बाहर जाती है तो इसे अपन रिजेक्शन नहीं करते। इस तरह का कंट्रोल जो होता है वो हमारा रिजेक्शन में नहीं आता है। इसे हम वार्निंग रूल कहते हैं। वार्निंग रूल मतलब तब आपको सावधान रहने की जरूरत है, और अगला जो कंट्रोल आप लगाएंगे तो आप मतलब टेस्ट तो लगा सकते हैं। मान लो आप आपके कंट्रोल में 1 2S आया तो आप टेस्ट तो रन कर सकते हो, लेकिन यह आपके लिए एक वार्निंग हो जाएगी कि अगला जब भी आप कंट्रोल लगाओगे तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि कंट्रोल हमारे सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना। तो टोटल ये जो ग्राफ देख रहे हैं, 6 ग्राफ आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन 6 ग्राफ में 5 ग्राफ में ऐसे रहते हैं जो रिजेक्शन रूल के होते हैं। रिजेक्शन रूल के मतलब जब इस तरह का आता है ग्राफ तो हम कंट्रोल को रिजेक्ट करते हैं। तो रिजेक्शन के जो रूल होंगे वो 5 होंगे, और एक जो होता है वो वार्निंग रूल होता है। और वार्निंग रूल हमने कौन सा बताया, 1 2S का मतलब एक वैल्यू अगर 2 HD से बाहर जा रही है तो उसे हम कंट्रोल को रिजेक्ट तो नहीं करते, लेकिन ये हमारे वार्निंग के अंदर आता है, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा भी फिर 4 रूल और भी एडिशनल ऐड किए गए हैं वेस्टगार्ड ने, लेकिन वो इसके मेन रूल नहीं है। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है वेस्टगार्ड में
5 रूल जो होते हैं वो हमारे रिजेक्शन के रूल होते हैं, जबकि एक रूल जो होता है वो हमारा वार्निंग का रूल होता है ना। एडिशनल में फिर 4 रूल और जुड़ गए हैं। टोटल अगर अपन बात करें तो वेस्ट गार्ड में टोटल 10 रूल है ना। आप गोवटकर की बुक अगर आपके पास है तो आप उठाकर देखेंगे तो आपको 10 रूल आपको मिल जाएंगे। मैंने ये रूल सारे के सारे पिछली क्लास में डिस्कस किए हैं, आप एक बार पुरानी क्लास को देख लेना तो आप कुछ समझ में जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ भी सकते हैं ना। 1 3s का मतलब क्या होता है, 1 2s का मतलब, 2 2s का मतलब क्या था, 2 2s मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दूं। 2 2s का मतलब दो वैल्यू अगर ऐसी हैं, दो वैल्यू है ना, पहली जो नंबर है वो वैल्यू कितनी है उनके बारे में बता रहा है ना, तो यहाँ पर 2 आ गया पहले, इसका मतलब दो वैल्यू की बात हो रही है। दो वैल्यू 2SD के बाहर है तो इसको अपन 2 2s बोलेंगे। तो जब भी दो वैल्यू एक साथ 2SD के बाहर आती हैं तो इसे भी हम रिजेक्ट करेंगे। इसके बाद में R4S, R4S, अब देखना यहां पर R4S है, तो यहां पर R का मतलब क्या हुआ, R का मतलब ये रेंज के अंदर ही है। अगर रेंज के अंदर ही SD के अंदर 4SD का वेरिएशन आ गया, यहाँ 4SD का वेरिएशन कैसे आ सकता है अब आप पूछोगे, तो माइनस के 1SD भी क्रॉस कर दिए और प्लस के 2SD भी क्रॉस कर दिए है ना। ये जो 2SD थे ये क्रॉस भी किए उन्होंने, प्लस के भी क्रॉस किए, तो टोटल 4SD का अगर वेरिएशन आता है तो इसे अपन 4S बोलेंगे है ना। लेकिन रेंज के अंदर ही है तो इसको अपन R4S बोलेंगे। इस तरह का भी अगर आता है तो इसे भी अपन रिजेक्शन के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर 4 1S, अब देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं कई स्टूडेंट। R4S ये अलग वर्ड है और 4 1S ये अलग वर्ड है। इसका क्या मतलब है, यहां पर 4 जो शब्द है, 4 जो डिजिट है वो हमें वैल्यू कितनी है ये बता रहा है। तो 4 वैल्यू की बात हो रही है, यहाँ पर 4 4 वैल्यू की बात हो रही है, मतलब 4 दिन के जो कंट्रोल है उनकी बात हो रही है। 4 दिन के कंट्रोल 1SD के बाहर जा रहे हैं। 4 दिन के कंट्रोल ऐसे हैं जो 1SD के बाहर, या तो नेगेटिव में भी हो सकते हैं या पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब या तो मीन के नीचे हो सकते हैं या मीन लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर 4 कंट्रोल एक साथ 1SD से बाहर जा रहे हैं तो इसे भी हम कंट्रोल को रिजेक्ट कर देते हैं चौथे कंट्रोल के बाद में, ठीक है। और इसी तरह से 10x, 10x मतलब अगर 1SD के अंदर, ये मीन के अंदर ही अगर कंट्रोल लगातार या तो ऊपर ही आ रहे हैं या लगातार नीचे ही आ रहे हैं, तो अगर 10 वैल्यू इस तरह से लगातार आ गई तो इससे भी हम कंट्रोल को रिजेक्ट कर देते हैं। ये जो है टोटल 6 जो है वो हमारे मेन रूल होते हैं वेस्ट गार्ड के। उन 6 में से एक रूल ऐसा होता है जो वार्निंग रूल होता है, बाकी के 5 जो होते हैं वो रिजेक्शन रूल होते हैं। लेकिन इनके अलावा 4 रूल और एडिशनल जुड़ गए हैं है ना। लेकिन एग्जाम में अभी कभी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है 6 रूल का, ठीक। इन्हीं में थोड़ा सा और मॉडिफाई करके रूल को एडिशनल 4 जोड़ा गया है, ठीक। अब थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें। पिछली क्लास का अगर आपको ध्यान हो तो जब अपन एरर की बात कर रहे थे, आपको ध्यान होगा एरर में मैंने कहा था कि भाई एरर जो होते हैं वो दो तरह के एरर होते हैं। एक होता है रैंडम एरर और दूसरा होता है सिस्टेमेटिक एरर, है ना, सिस्टेमेटिक एरर, ठीक। रैंडम एरर और सिस्टेमेटिक एरर, ठीक है। रैंडम एरर का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू अचानक से या तो बढ़ी है या अचानक से कम हुई है। और सिस्टेमेटिक एरर का मतलब एक सिस्टेमेटिक तरीके से अगर कोई वैल्यू गड़बड़ आ रही है। सिस्टेमेटिक तरीके से कैसे, जैसे आप ये 6 अगर आप देखेंगे तो इस 6 में आप क्या पाएंगे भाई, है ना, कि किसके अंदर अचानक से वैल्यू बढ़ गई। अगर अपन 1 2s की बात करें, 1 2s की बात करें तो ये कैसा है, 1 2s की बात करेंगे तो ये कैसा है वैल्यू, रेंडम एरर के अंदर आएगा, है ना। 2 2s की बात करेंगे तो ये हमारे रैंडम एरर की नहीं सॉरी, ये हमारे सिस्टेमेटिक एरर में आएगा। सिस्टेमेटिक एरर में क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर दोनों जो वैल्यू हैं वो पास पास में है ना। जब भी अगर अलग अलग दिन की वैल्यू पास पास में है तो आप इसे सिस्टेमिक एरर में रखेंगे। जब भी अलग अलग दिन की वैल्यू दूर दूर हैं तो उसे आप रैंडम एरर के अंदर इंक्लूड करेंगे, है ना। तो यहां पर रैंडम एरर में कौन कौन से आ रहे हैं, हमारा ये जो हो गया वो रैंडम एरर में जाएगा। ये हमारा रैंडम एरर के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये रैंडम एरर के अंदर आ रहा है, ठीक। इसके अलावा
और कौन सा आ रहा है हमारा, ये रैंडम एरर के अंदर आ रहा है, ये हमारा रैंडम एरर के अंदर आ रहा है। सिस्टमिक एरर की बात करेंगे तो ये हमारे वैल्यू है वो सारी की सारी पास में है, सारी की सारी वैल्यू पास में है, मतलब इस तरह की जो एरर है वो कौन सा, सिस्टमेटिक एरर आएगा। इसकी बात करेंगे तो ये हमारे सिस्टमेटिक एरर आएगा, मतलब जब कंट्रोल अलग अलग दिन के कंट्रोल अगर पास में ही है तो इन्हें हम सिस्टमेटिक एरर के अंदर इंक्लूड करेंगे। और अगर कंट्रोल के डेविएशन जो है अगर वो बहुत ज्यादा है, मतलब एक दिन का कंट्रोल और दूसरे दिन के कंट्रोल में अगर डिफरेंट बहुत ज्यादा है, तो ये रैंडम एरर के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक, ये अपन ने थोड़ा सा पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था और आज की क्लास में मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया है ना। ये इसमें एक्चुअली रैंडम एरर और सिस्टमिक एरर में बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, है ना। चलो इससे ही मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको और एक्सप्लेन कर दूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले आप लोग इसका आंसर देना फिर अपन डिस्कस करेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सिस्टमेटिक एरर एक्सेप्ट। इन चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, है ना। इन चार ऑप्शन में सभी जो है वो सिस्टमेटिक एरर की बात कर रहे हैं, एक को छोड़कर, मतलब एक कोई ऐसा है जिसको में अपन रैंडम एरर की बात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी लाइन है जो रैंडम एरर की बात कर रही है, ये आपको बताना है ना। मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो मेरे ख्याल से आप लोग आंसर दे सकते हैं आराम से। पहला लिखा है अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट सिस्टम, पहला। दूसरा लिखा है यूजुअली 1 3s और 4 R 4s रूल ऑब्जर्व। इसका मतलब क्या है मैं समझाते हुए चलता हूं। पहले लिखा है ये एक्यूरेसी में जब गड़बड़ी होती है तब आता है सिस्टमेटिक एरर। दूसरा लिखा है इसमें जो रूल आते हैं वो 1 3s रूल रखता है और R 4s रूल लगता है सिस्टमेटिक रैंडम एरर के अंदर। तीसरा लिखा है रिएजेंट लॉट जब चेंज करते हैं तब आता है सिस्टमेटिक एरर। या फिर चौथा लिखा है डेट्रियोशन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल अगर खराब हो जाते हैं तब आते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो इनमें से सॉरी, सिस्टमेटिक एरर नहीं, रैंडम एरर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट वर्ड लगा है, एक्सेप्ट वर्ड लगा है, मतलब रैंडम एरर की बात हो रही है कि इसमें से किसमें रैंडम एरर होगा ये आपको बताना है। चलिए दें भाई आंसर आप लोग। डी करके दे रहे हैं अभी तक आंसर आप लोग कि कंट्रोल खराब होगा तब। दिव्यांश का सी आ रहा है। मतलब कंफ्यूज तो करते हैं इस तरह के क्वेश्चन अपन को, है ना। बस दो भाई, बाकी लोग भी दो, क्या है सब लोग नींद आ रही है क्या। जल्दी जल्दी दो आंसर फिर अपन डिस्कस करें क्वेश्चन को। अगर नहीं आ रहा क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये भी लिख सकते हो सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। चलो अभी तक जितने आंसर आए हैं या तो सी आए हैं या डी आए हैं। इसमें से कौन सी एक लाइन है जो रैंडम एरर की बात कर रही है। सी और डी करके आप लोगों के आंसर आए हैं। चलो चलो देखें आंसर फिर डिस्कस करें। मतलब रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर दोनों में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, थोड़ी मतलब बहुत कंफ्यूजन आ रही है। आंसर जो है इसका बी नंबर करेक्ट आंसर है ना। थोड़ा और समझते हैं रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर को, है ना। अपन ने क्या बात की थी भाई, रैंडम एरर, रैंडम एरर मतलब इसमें कोई पैटर्न नहीं है। जो एरर आया उसमें कोई पैटर्न नहीं है, अचानक से कोई मिस्टेक आ गई कंट्रोल में। अचानक से मिस्टेक मतलब अचानक से कंट्रोल या तो हाई हो गया या कंट्रोल अचानक से लो हो गया, है ना। तो आप देखेंगे पहली बात की इसमें एक्यूरेसी, मतलब ये बता रहा है कि भाई टेस्ट की इसमें एक्यूरेसी नहीं है, तो बिल्कुल ये लाइन तो बिल्कुल सही है भाई, है ना। रैंडम एरर में
एक्यूरेसी नहीं आ रही है ना। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जब भी अपन कंट्रोल लगाएंगे तो उनकी वैल्यू पास पास में आए, और पास पास में जो आती है वो वैल्यू थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था। क्या डिस्कस कर रहा था कि जब भी कंट्रोल की वैल्यू पास पास में आएंगी, हर दिन अपन लगा रहे हैं तो कंट्रोल की वैल्यू पास पास में ही आ रही है, 1 HD के अंदर ही आ रही है, 2 HD के अंदर आ रही है, मीन की पास में चल रही है। तो जब भी पास पास में चलेंगी, है ना, तो फिर भी अगर उनमें कोई एरर है तो वो सिस्टमेटिक एरर के अंदर ही आएगा। रैंडम एरर कब मानेंगे, जब कंट्रोल की वैल्यू में वेरिएशन होगा। ठीक है, तो पहली लाइन तो भाई अपनी सिस्टमेटिक एरर के अंदर ही इंक्लूड हो रही है, कोई डाउट नहीं इसमें, है ना। हाँ, कुछ देर पहले ही तो मैंने बताया था राजा, बिल्कुल, है ना। दूसरा जरा अगर आप देखो, दूसरा ऑप्शन देखो, इसमें 13S और 4R4S, इस रूल को जरा देखो। 13S का मतलब क्या है भाई, ये अगर मीन वैल्यू है तो इस मीन वैल्यू में, है ना, मैं 3 लाइन खींच दूं, है ना, ये 1 HD की लाइन है, ये 2 HD की लाइन है, ये 3 HD की लाइन है ना। तो एक कंट्रोल जो है वो लगा एकदम से 3S के पास चला गया, 3 HD से बाहर चला गया, मतलब कंट्रोल ने अचानक से नीचे गया, है ना, या अगर अपन ऊपर की बात करें तो अचानक से ऊपर गया, मतलब वेरिएशन बहुत बड़ा हुआ, है ना। दूसरा R4S की बात कर रहे हैं तो R4S की बात का मतलब कंट्रोल रेंज के अंदर तो है, लेकिन उसमें 4 HD का वेरिएशन है। 4 HD का मतलब उसने माइनस के भी 2 HD पार कर दिए और प्लस के भी 2 HD पार कर दिए, दोनों HD को पार करके 4 4 HD का वेरिएशन उसमें हो गया। और आप अगर फोकस करोगे तो दोनों तरह के जो रूल हैं उनमें कंट्रोल में वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और जहां पर भी कंट्रोल में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है तो ये जो एरर होता है ये हमारे रैंडम एरर की कैटेगरी में आता है ना। बाकी अगर आप देखेंगे जैसे रिएजेंट का लॉट चेंज हो गया, तो भाई रिएजेंट के लॉट अगर आप मान लो एक से अपन ने दूसरा रिएजेंट कर दिया तो उसकी कंपोजिशन में इतना ज्यादा डिफरेंट थोड़ी होगा कि अपन ने रिएजेंट बदल दिया तो उसकी वजह से कंट्रोल की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी। रीजेंट की कंपोजिशन तो सेम ही रहती है, एक ही कंपनी रीजेंट बना रही है तो उसके कंपोजिशन में इतना थोड़ा बहुत चलेगा उसमें, है ना, थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे होगा तो वो सिस्टमेटिक के अंदर आएगा। दूसरा, डिटोरेशन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का खराब हो जाना, तो कंट्रोल होते तो सीरम के सैंपल हैं, कोई अलग चीज तो होती नहीं। खराब होने का मतलब क्या है, खराब होंगे तो उनमें भी वैल्यू में ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं आएगा, फ्लक्चुएशन जो आएगा वो थोड़ा बहुत ही आएगा। तो कहने का मतलब बाकी की आप देखेंगे तो इनमें वैल्यू में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, लेकिन जब अपन रूल की बात कर रहे हैं तो 13S और 4 4S ये कंट्रोल की वैल्यू जो है वो हमारे रैंडम एरर की वैल्यू में आ रही है, ये जो आ रही है हमारे रैंडम एरर की वैल्यू में आ रही है। रैंडम एरर में हमारी 13S आ रही है ना। सिस्टमेटिक के अंदर हमारी कौन कौन सी आ रही थी सिस्टमेटिक के अंदर, एक बार मैं दोबारा से ग्राफ खोल दूं तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें ये हमारा R4S है, R4S, और R4S में कंट्रोल की वैल्यू बहुत ज्यादा वेरी कर रही थी, तो ये हमारे रैंडम एरर के अंदर आ रहा है। इसी तरह से अपन 4 1S की बात करेंगे तो ये भी हमारा, नहीं सॉरी, 4 1S तो हमारा सिस्टमेटिक एरर में आएगा, रैंडम में नहीं आएगा। और कौन सा आएगा हमारा 13S, 13S जो है वो भी हमारे रैंडम के अंदर आएगा। ठीक, ये हमारे रैंडम के अंदर आएंगे। ठीक, बाकी ये हमारे सिस्टमेटिक के अंदर आएगा, ये हमारा सिस्टमेटिक के अंदर आएगा, ये हमारे सिस्टमेटिक एरर के अंदर आएगा। ठीक, चलो, हाँ, बी आंसर ही होगा, बिल्कुल राजा, है ना। चलो, तो बी आंसर अपना करेक्ट है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्री लेवल कंट्रोल आर यूज्ड इन केस ऑफ डेड डेड डेथ। थ्री लेवल कंट्रोल, है ना। ध्यान देना जरा, आप एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि कंट्रोल के कितने लेवल हम यूज करते हैं, तो नॉर्मली अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है कि कंट्रोल हम कितने लेवल यूज करते हैं, तो उसका आंसर 2 होगा, क्योंकि वो एक्चुअली क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री में हम जब भी इक्विपमेंट पे कंट्रोल लगाते हैं तो हम 2 कंट्रोल लगाते हैं, L1 और L2। ठीक है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसी भी हैं जहां पर हमको 3 लेवल के कंट्रोल लगते हैं, तो उनको आपको कहाँ बताना है कि कहाँ पर लगते हैं हमारे। पहला लिखा है हेमेटोलॉजी में, हेमेटोलॉजी मतलब हमारा सेल काउंटर हो गया, है ना। दूसरा कोगुलेशन स्टडी, कोगुलेशन स्टडी में हमारे
जो कोगुलेशन के टेस्ट होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, डी डाइमर वगैरह हो गया, ये हमारे कोगुलेशन के अंदर आते हैं और इनके भी ऑटोमेटेड इक्विपमेंट होते हैं, है ना। आप में से कुछ लोगों ने चलाए भी होंगे। तीसरे नंबर पे है ब्लड गैसेस, है ना, और चौथे नंबर पर ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से किसमें 3 लेवल के कंट्रोल हम यूज करते हैं? चलो, अभी तक आप लोग पहला आंसर दे रहे हैं। एक रूपवती का चौथा आंसर आ रहा है आल। कार्तिका का पहला आ रहा है। दिनेश का भी पहला भाई। हेमेटोलॉजी, कोगुलेशन, ब्लड गैसेस, ए और डी, इस तरह से ही आप लोगों के आंसर आ रहे हैं अभी तक जितने के भी आए हैं। मतलब एक बात तो समझ में आ रही है, तो हेमेटोलॉजी आंसर होगा या फिर ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। चलें आंसर पे चलें। चलिए भाई, तो चलते हैं अपन आंसर पर। बहुत बढ़िया है ना, ए और डी करके ही आप लोगों ने आंसर दिए हैं ज्यादातर लोगों ने, और बिल्कुल डी नंबर का जो है आंसर वो बिल्कुल करेक्ट है जिन लोगों ने डी दिया। हेमेटोलॉजी, कोगुलेशन और ब्लड गैसेस, ये तीन टेस्टिंग के लिए जो ऑटोमेटेड इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, तीनों में 3 लेवल कंट्रोल यूज होते हैं। जैसे हेमेटोलॉजी में अगर आप लोगों ने सेल काउंटर चलाए हों, तो सेल काउंटर में लो लेवल, नॉर्मल लेवल और हाई लेवल, इस तरह से 3 कंट्रोल होंगे। इसी तरह से कोगुलेशन में भी और ब्लड गैसेस में भी तीनों जो हैं, तीनों सेक्शन में हम 3 लेवल कंट्रोल का यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन आता है कि भाई कितने लेवल के कंट्रोल हम यूज करते हैं। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हम 2 लेवल के, 2 लेवल के हम कंट्रोल यूज करते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं, है ना। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक दिया है। अभी टेस्ट जब आपका संडे को होगा तो मैं लॉजिकल क्वेश्चन आपको दूंगा, तो आप लोगों को टेस्ट देना हो। टेस्ट सभी को देना भैया ना, जो लोग बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, तो आपके पास टाइम रहता है भाई, संडे के दिन आधे घंटे का टाइम आप निकाल के टेस्ट जरूर दिया करो, है ना। टेस्ट के ऊपर भी फिर अपनी एक क्लास रहती है। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन पर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ क्यूसी मटेरियल एक्सेप्ट। क्यूसी, क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल, है ना। क्वालिटी कंट्रोल जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो इसमें एक कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है ना, एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज भी करते हैं अपन को। एक्सेप्ट लगा होता तो अपन कई बार ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। क्या लिखा है भाई? पहला लिखा है शुड रेसेंबल ह्यूमन सीरम, प्लाज्मा, सीएसएफ। सीरम के या प्लाज्मा या सीएसएफ के जैसा होना चाहिए। शुड बी स्टेबल फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विदाउट एनी इंटरफेयरिंग प्रिजर्वेटिव, लंबे टाइम तक हम उसे रख सकें, ऐसा प्रिजर्वेटिव उसमें हो। शुड बी फ्री फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई, उसमें कोई ऐसी डिसीज का ना हो, ऐसा ऐसा ना हो कि कंट्रोल में कोई बैक्टीरियल डिसीज हो जाए, उससे वायरस डिसीज हो जाए, फंगाई की डिसीज हो जाए। और चौथे नंबर पर शुड हैव अननोन कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट, और उसमें अ, उसका जो कंसंट्रेशन जो हो वो अननोन हो, हमें पता ना हो। तो इन चारों में से क्या हमारी होना चाहिए आंसर, बताएं आप। हाँ, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, और इसी तरह के ही जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप बोलते हो सर हमने नहीं पढ़ाया, आपने भी नहीं पढ़ाया हमें। और अपन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लॉजिकल क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, है ना। अब देखो, मैंने आप लोगों से पहले ही बोला है कि आपके रिस्पॉन्स पे बहुत डिपेंड करती है मेरी क्लास। और आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पास टाइम नहीं निकल पा रहा है टेस्ट देने का। तो भाई मैं अभी मैंने 25 का दिया था, तो अगर आप ज्यादा लोग टेस्ट देंगे, ज्यादा लोग आप परफॉर्म करोगे, तो फिर 25 से 50 हो जाएंगे, और आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो 50 की जगह अपन 100 भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। चलो, साथ साथ में आपको मेहनत भी करना पड़ेगी, ठीक है। और लॉजिकल क्वेश्चन के आंसर उन्हीं स्टूडेंट से बनते हैं जो ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में नहीं पड़ते।
है ना। बहुत सारे टेक्नीशियन जो होते हैं वो बरसाती मेंढक होते हैं। बरसाती मेंढक मतलब जब एग्जाम आया, जब भी कोई वैकेंसी निकली, तो 2 महीने में जितना पढ़ लिया, उसके बाद फिर किताब रख दी और अगरबत्ती लगाते रहते हैं सुबह शाम, कि कोई वैकेंसी आएगी तो फिर उठाएंगे, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट अब एग्जाम नहीं निकाल पाते भाई, है ना। जो पहले जो टाइम था वो चला गया। अब आपको लगातार कंटिन्यू तैयारी रखना पड़ेगी जारी। कोई एग्जाम आता है तो ठीक, कोई नहीं आता है तो ठीक ना। एग्जाम तो आते ही रहते हैं, वैकेंसी तो निकलती रहती है। आप लगातार कंटिन्यू आपको तैयारी का रखना पड़ेगा, है ना। लॉजिकल क्वेश्चन उनसे ही बन पाते हैं जो थोड़ी डीप में जाके पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आपने पूरी की पूरी गाइडलाइन भेज दी, आप उनके शॉर्ट नोट्स क्यों नहीं भेज रहे। तो भाई शॉर्ट नोट्स से आप जितने भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, जितने याद करने वाले क्वेश्चन हैं, वो तो बन जाएंगे आपसे, लेकिन जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो आपसे नहीं बनेंगे, है ना। तो लॉजिकल क्वेश्चन के लिए जरूरी है कि आप पहले एक बार उसको पढ़ो, है ना। फिर बाद में लगेगा अपन को तो मैं शॉर्ट भी आपको बना के भेज दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है शॉर्ट बनाना भी, ठीक है। बाकी आप लोगों को थोड़ी सी हैबिट डालना पड़ेगी शॉर्ट नोट्स बनाने की, ठीक है। चलो तो मैं आप लोगों के चौथा और तीसरा, दो तरह के आंसर आप लोगों के आए हैं। आंसर पे चलता हूं मैं डायरेक्ट। चौथा इसका आंसर करेक्ट है ना। देखते हैं भाई कैसे करेक्ट है। पहला लिखा था शुड रिसेंबल ह्यूमन सीरम, सीरम के जैसा होना चाहिए। तो भाई हमारे कंट्रोल होते ही है सीरम, सीरम ही होते हैं वो, है ना। सीरम से ही कंट्रोल बनते हैं, कोई अलग चीज नहीं होती। ऐसा नहीं कि पानी में कुछ और डिजोल्व कर दिया और कंट्रोल बन गए, है ना। स्टैंडर्ड जरूर बन सकते हैं, जैसे कि अपना ग्लूकोज का स्टैंडर्ड बना दिया अपन ने, तो वो बन सकते हैं, लेकिन जब भी कंट्रोल की बात होगी तो वो सीरम प्लाज्मा से ही बनते हैं, है ना। शुड बी स्टेबल फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। कंट्रोल ऐसा होना चाहिए जिससे लंबे टाइम तक रख सके। शुड बी फ्री फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज, तो ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है भाई। कंट्रोल ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई ऐसा थोड़ी कि HIV पॉजिटिव पेशेंट था और उसका कंट्रोल बना दिया, तो उस अपन इस तरह से खिलवाड़ थोड़ी करेंगे। तो वो कम्युनिकेबल डिसीज से फ्री होना चाहिए। इसमें आप लोग पता नहीं क्यों आंसर कुछ लोगों ने सही नंबर दिया, है ना। कंट्रोल तो वायरल डिसीज या बैक्टीरियल डिसीज से तो फ्री होना ही चाहिए भाई, है ना। अगर अपन उनका यूज करते हैं तो अपन खुद इन्फेक्टेड हो सकते हैं, अगर वो फ्री नहीं है तो पहले उनके टेस्ट होंगे ना। जो भी कंट्रोल बनते हैं उनमें पहले टेस्ट होते हैं, जब वो नेगेटिव होते हैं उसके बाद ही उनसे कंट्रोल बनाए जाते हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीज उनमें नहीं होना चाहिए। चौथे पे अगर आप बात करोगे, शुड हैव अननोन कंसंट्रेशन। आप ध्यान देना जरा यहाँ पर, क्वालिटी जो कंट्रोल होते हैं वो अननोन कंसंट्रेशन के थोड़ी होते हैं भाई, कि उनका पता ही नहीं है। अपन को ग्लूकोज का कंट्रोल है और उसमें पता ही नहीं है वैल्यू कितनी है। कंट्रोल जो होते हैं उनकी एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 100 mg/dl का, अगर 100 कंट्रोल है, इसका मतलब उसमें कंसंट्रेशन पता है अपन को, है ना। और कंट्रोल वही होंगे जिनमें उनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू अपन को मालूम होती है। तो अननोन की जगह पर यहां पर नॉन अगर होता तब अपन बात करते क्यूसी की, लेकिन अननोन है मतलब वो क्यूसी हो ही नहीं सकता। क्यूसी वही होगा जिसका अपने को कंसंट्रेशन नॉलेज है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर आपको भले ही क्वेश्चन लग रहा हो देखने में कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ते तो आपको बिल्कुल समझ में आता कि भाई ऐसी कोई बात नहीं थी इसमें जिसमें आपको लगे कि सर पढ़ा हुआ नहीं था और समझ में नहीं आ रहा, है ना। अननोन कंसंट्रेशन नहीं होता है क्यूसी में, नॉन कंसंट्रेशन होता है उसमें, अपन को पहले से मालूम होता है, ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेड refer to the Six Sigma model that we use for the improvement of existing process। जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, है ना, उसको इंप्रूव करने के लिए हम सिक्स सिग्मा प्रोसेस, सिक्स सिग्मा मॉडल का यूज करते हैं। तो उस सिक्स सिग्मा मॉडल के लिए हम कौन सी टेक्निक, कौन सा टूल यूज करते हैं, ये आपको बताना है ना। हालांकि सिक्स सिग्मा रूल अपनी इंडिया में कहीं पर भी लागू नहीं हो रहा, वो थोड़े और अच्छे लेवल का माना जाता है टूल, है ना। मैं उस पर बारे में डिस्कस करूंगा। पहले आप आंसर दें। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में पहले लिखा है DMA-AX, DMA-DV, DMAAD, DMAIC, है ना। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इनके फुल फॉर्म क्या है मैं डिस्कस करूंगा, पहले आप लोग बताएं। सिक्स सिग्मा एक मॉडल होता है, क्या होता है उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। पढ़ा है क्या आप लोगों में से किसी ने? पढ़ नहीं रहे भाई आप लोग, है ना। परफेक्शन नहीं आ पाएगा आप में अगर आप इस तरह से करोगे तो। एक ही स्टूडेंट का आंसर आया अभी तक।
बी डी डी वी, बताएं। पढ़ रहे हो आप? गौट कर गाइडलाइन जो मैंने भेजी थी, ऐप पे अपलोड की थी, कितने लोगों ने प्रिंट करा दी? अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई। ए बी डी हर तरह के आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। चलो, जितेंद्र का डी। मोनालिसा बी है। अब्दुल का सी, राजेश का डी। चलो, देखें अपन आंसर, है ना, अलग अलग आंसर आप लोगों के आए, मतलब कंफ्यूजन तो है भाई। डी एम आई, डी नंबर का जो ऑप्शन था वो इसका बिल्कुल सही है ना। अब इसको अपन डिस्कस करते हैं कि सिक्स सिग्मा मॉडल ये क्या होता है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम जब चार्ट देखते हैं तो हम उसे 3 HD तक वैल्यू में देखते हैं, 3 HD ना। तो ये 3 HD का जो मॉडल है ना, तो उसमें 1 HD को एक सिग्मा बोला गया। तो 3 HD अपने ऊपर है, 3 HD अपने नीचे है, तो तीनों तीन मिला के टोटल कितने हुए? 6, है ना। तो 6 HD को शॉर्ट फॉर्म में हम 6 सिग्मा करके बोलते हैं, 6 सिग्मा मॉडल, है ना। तो 6 सिग्मा मॉडल हम जो कंट्रोल चार्ट देखते हैं, है ना, उसको और छोटे पार्ट में डिवाइड कर किया करके 6 सिग्मा मॉडल बनाया। हालांकि ये बहुत बड़ा मॉडल है और अपनी इंडिया में 6 सिग्मा मॉडल अभी कहीं पर भी फॉलो नहीं हो रहा है ना। इतने डीप में जाकर अभी कंट्रोल चार्ट वगैरह नहीं चल रहे हैं, है ना, थोड़े से और डीप लेवल की चीज है ये। 6 सिग्मा मॉडल जो चलता है, आपके बारे में थोड़ा सा एक नॉलेज होना चाहिए कि भाई क्या हो चीज होती है। 6 सिग्मा मॉडल जो होता है, कंट्रोल चार्ट ही हम देखते हैं इसमें भी, और इसमें जो फॉर्मूला चलता है वो DMAIC का चलता है। DMAIC का मतलब क्या है कि कंट्रोल में कहां पर जो मिस्टेक हुई है, कहां पर एरर हुई है, उसको हमको पहले डिफाइन करना है। वो एरर कितनी बड़ी है उसको मेजर करना है ना। तो पहले जो डी है उसका मतलब डिफाइन है, एम का मतलब है मेजर, एरर को हमको मेजर करना है कि कितना बड़ा मेजर है ना। फिर वो एरर किस वजह से हुई है उसको एनालाइज करना है, एनालाइज करके फिर उसको जो एरर हुई है उसको सुधारना है, और इस तरह से एरर दोबारा ना हो तो अब हमें वो कंट्रोल करना है ना। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में DMAIC कहते हैं। ये 6 सिग्मा मॉडल का है ना। 6 सिग्मा मॉडल थोड़ा सा डीप लेवल का है तो, लेकिन जो अपन चार्ट देखते हैं उसी चार्ट में कितने प्रिसीजन है ये देखने के लिए हम 6 सिग्मा टूल का यूज करते हैं, मॉडल का हम यूज करते हैं, है ना। आपको ध्यान ये होना चाहिए कि 6 सिग्मा में हम जो मॉडल यूज करते हैं उसमें DMAIC प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। ठीक, आगे बढ़े अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन आप देखें, पहले लिखा है ये सिस्टम टू ट्रेंड स्टाफ फॉर क्वालिटी कंट्रोल। रूट कैन रूट कॉज एनालिसिस का जो मतलब है वो है ऐसा सिस्टम जिसमें हम स्टाफ को क्वालिटी कंट्रोल के लिए ट्रेंड करते हैं। दूसरा लिखा है इस 6 सिग्मा मेथड फॉर एलिमिनेशन बेस्ड फ्रॉम ए प्रोसेस से जो भी हमसे गलतियां हो रही हैं उसको अलग करने के लिए हम जो 6 सिग्मा मेथड चलाते हैं उसको ही हम रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं। तीसरा कह रहा है ए टूल यूज टू चेक क्वालिटी कंट्रोल इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए हम रूट कॉज एनालिसिस का यूज करते हैं। एक्चुअली ये टूल का नाम है ना। ए टेक्निक यूज टू डिटरमाइन व्हाई ए प्रॉब्लम ऑकर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। पहली बार कोई गलती आई है तो वो क्यों आई है उसको डिटरमाइन करने के लिए ये टेक्निक होती है, उसी को ही हम रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं। तो ये 4 तरह के ऑप्शन हैं, मतलब रूट कॉज एनालिसिस की डेफिनेशन आपको इनमें से बताना है। ठीक, बताएं भाई तो। डेफिनेशन बताना है आपको, थोड़ा बहुत आप दिमाग भी लगा सकते हो ना, इस तरह की ज्यादातर डेफिनेशन जो होती है उनमें बन जाते हैं लॉजिकल क्वेश्चन, मान सकता हूँ इसको मैं।
देखो लॉजिकल उनसे ही बनती है जो उन्होंने थोड़ा पढ़ा होता है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके लिए तो फिर वो गई भैंस पानी में ये एक हाल होती है जब एग्जाम होता है तो। सी डी बी हर तरह के आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। सी वाले लोग ज्यादा हैं। चलो ए भी आ गया। चलो हर तरह की आंसर होगा बिल्कुल, ए बी सी डी, तुक्का। चलो अलग अलग आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, चलो तो अपन डायरेक्ट आंसर पे ही चलते हैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे। चौथा आंसर इसका सही है, डी नंबर। क्या होता है रूट कॉज एनालिसिस, है ना। रूट कॉज एनालिसिस भी एक टूल है, एक तरह का टूल है, ये भी हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट का ही टूल माना जाता है ना। लेबोरेटरी में हम जो टूल यूज करते हैं वो ज्यादातर किसी कंपनी में हो गए, ज्यादातर ये जो टूल है ना वो अपनी सिर्फ लेबोरेटरी की बात नहीं हो रही, या किसी हॉस्पिटल की बात नहीं होती, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनमें भी ये टूल यूज किए जाते हैं। जैसे रूट कॉज एनालिसिस ये जो टूल है ना, वो सबसे पहली बार जो यूज किया गया था वो मोटोरोला, जो हम आपको ध्यान हो मोटोरोला मोबाइल पहले चला करते थे, मोटोरोला मोबाइल कंपनी जो थी, इसने इसका सबसे पहले यूज किया था। और उन्होंने देखा कि भाई इस रूट कॉज एनालिसिस के थ्रू जितनी भी जो मिस्टेक हो रही थी, जो एरर हो रही थी, उनमें उसमें बहुत ज्यादा कमियां हो गई। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे बाकी की सारी कंपनियां जो थी उन्होंने भी इसको लागू कर दिया, रूट कॉज एनालिसिस को फिर स्टैंडर्ड के अंदर, गाइडलाइन के अंदर रख लिया गया, है ना। तो है तो ये कंपनियों के रूल, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर भी अब ये फॉलो होने लग गए हैं, लागू होने लग गए हैं, है ना। तो इसमें रूट कॉज एनालिसिस का मतलब होता है कि इसमें एक ऐसी टेक्निक का हम यूज करते हैं जिसमें कोई अगर प्रॉब्लम आई है तो वो प्रॉब्लम पहली बार ही आई है तो वो क्यों आई, उसको डिटेक्ट हो जाए कि वो दोबारा हो ही ना। कोई भी प्रॉब्लम अगर लेबोरेटरी के अंदर आ रही है, और सिर्फ लेबोरेटरी की बात नहीं है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई गलती आई है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो वो प्रॉब्लम क्यों आई है उसको डिटरमाइन करने की टेक्निक जो होती है वो हमारी रूट कॉज एनालिसिस कहलाती है। और ये जो टेक्निक होती है, ये टेक्निक फिशबॉर्न डायग्राम के थ्रू चलती है। फिशबॉर्न डायग्राम, इसी से मैंने एक क्वेश्चन रखा है ना, इसको भी आपको बताना है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फिशबॉर्न डायग्राम। फिशबॉर्न, फिशबॉर्न सॉरी, फिशबॉर्न मतलब मछली की हड्डी, मछलियों की हड्डी का डायग्राम। ये रूट कॉज एनालिसिस किस तरह से हम यूज करते हैं उसका एक डायग्राम बनाया है। तो उसका एक दूसरा भी नाम है, वो दूसरा नाम क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन आप देखें, पहला लिखा है इसी का डायग्राम, दूसरा लिखा है चेंज डायग्राम, तीसरा लिखा है विलफ्रेडो डायग्राम, और चौथा लिखा है ऑल ऑफ द अबव। ये चार वर्ड है। फिश बोर्न डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, है ना। फिश बोर्न डायग्राम किस में यूज होता है, हमारे रूट कॉज एनालिसिस में यूज होता है। ये भी हमारे टोटल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक टूल होता है ना। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में टोटल 7 टूल माने गए हैं, है ना। हालांकि हमारी लेबोरेटरी में टोटल 7 रूल यूज नहीं होते हैं, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वही अपन डिस्कस भी कर रहे हैं, जैसे परेटो वगैरह को अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना। तो फिशबॉर्न डायग्राम, चलो बढ़िया। डी आई ए करके आप लोगों के ए और डी दो तरह के आंसर आ रहे हैं, और बाकी के लोग बताएं। चलो सी भी आ गया। पढ़ नहीं रहे भाई, आज मैंने कितने, टोटल ये 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में जितने भी 8 क्वेश्चन थे, किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों ने, सारे लोगों ने एक जैसे सही आंसर नहीं दिए। सबके बिल्कुल ऐसे ही आए, ए बी सी डी, जय माता दी करके सब लोग आंसर दे रहे हैं आज। चलो तो चलते हैं अपन आंसर पे, आपके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। फिश बोन, फिश बोन का मतलब होता है मछली की हड्डी से नाम लिया गया है ना। और ये जो डायग्राम है
ये एक्चुअली एक टेक्निक है ना। ये टेक्निक जिस साइंटिस्ट ने दिया उस साइंटिस्ट का ही नाम था। ये साइंटिस्ट का नाम था इशिका, इशिकावा, सॉरी इशिकावा। तो जिस साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को दिया था उनके ही नाम पे इस डायग्राम का नाम इशिकावा डायग्राम रखा गया है ना। बाद में फिर इसे अपन फिशबोन डायग्राम कहने लगे। इसके अलावा इसको रूट कॉज एनालिसिस भी डायग्राम भी कहते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या कहा भाई, ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम का कोई एक कारण नहीं होता, कम से कम उसके 5 कारण होते हैं। और जब तक ये पांचों ही कारण आप ढूंढ नहीं लोगे तब तक वो प्रॉब्लम खत्म भी नहीं होगी, है ना। तो उन्होंने एक मछली को बना के, जैसे यहाँ पर एक मछली बनाई, मैं यहाँ पर एक यहाँ से रफ अलग बनाता हूँ ना। तो उन्होंने कहा भाई मान लो एक मछली की तरह ये आपको उसकी पूंछ दिख रही है मछली की, तो ये मतलब उसकी आपको प्रॉब्लम दिख रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी और वजह से, इसके टोटल 5 कारण हैं। तो ये 5 कारण में उन्होंने 5 तरह की उसकी इस तरह से बॉन बनाई और उसका जो रूट निकाला, रूट मतलब किस वजह से है। अगर वो वजह निकल गई तो वो प्रॉब्लम फिर दोबारा नहीं होगी। कहने का मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो अगर आपने ये पांचों ही रूल निकाल लिए, पांचों ही किस वजह से हुए हैं, है ना, कारण निकाल दिए, तो वो प्रॉब्लम फिर दोबारा नहीं आएगी। दोबारा ना आए उसी को टेक्निक को ही हम रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके आऊं, जैसे मान लो लेबोरेटरी के अंदर कोई टेक्नीशियन काम कर रहा है ना। तो टेक्नीशियन से मान लो एक फ्लास्क में एक केमिकल है और वो केमिकल का फ्लास्क उससे छूट गया और गिर गया, और उसके गिरने के बाद में उसके हाथ उससे जल गए। ठीक, अब ये क्या हुई, एक प्रॉब्लम हुई एक तरह से कि भाई केमिकल का एक बीकर था वो गिर गया और उससे फिर उसके हाथ जल गए। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब इसके कारण पे देखें तो कारण में उसके कारण निकलेंगे भाई गिरा क्यों, मतलब जो टेक्निक यूज कर रहा था उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। उस टेक्नीशियन को जो वो काम कर रहा था केमिकल कि उससे मालूम नहीं था कि भाई इसके अंदर एसिड होता है। अगर उसे मालूम होता कि इसके अंदर एसिड है मतलब वो उसको प्रॉपर अच्छे से यूज करता है, बहुत आराम से करता कि वो बीकर उससे गिरे ना। ठीक है, फिर मान लो उसके हाथ जले हैं तो इसका मतलब उसने ग्लव्स नहीं पहने थे। ठीक है, अब अगर गिरा भी है उसके हाथ भी जले हैं, इसका मतलब उसके मैनेजर ने उसको ट्रेनिंग नहीं दी थी, है ना, या फिर मैनेजर ने उसको अच्छे से ट्रेनिंग बताया नहीं होगा, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर और आगे चले तो मैनेजर पे लेके चले तो हो सकता है मैनेजर के पास इतना काम है कि उन्हें इन सब चीजों को देखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसे दूसरे काम पकड़ा दिए, तो ये अलग प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब एक प्रॉब्लम की जड़ दूसरी, दूसरी की जड़ तीसरी होती है। इसी को ही अपन फिश बोन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, टेक्निक कहते हैं इसको अपन, रूट कॉज एनालिसिस टेक्निक कहते हैं। और ये साइंटिस्ट ने दी थी इशिकावा ने, उनके नाम पे ही अपन इसको बोलते हैं, है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है लेबोरेटरी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो प्रॉब्लम का सिर्फ एक कारण नहीं होता, लगभग उसमें 5 तो कारण होते ही होते हैं। इन पांचों ही कारण पे फोकस करना रहता है। अगर ये पांचों ही कारण पे आपने फोकस कर लिया तो वो दोबारा से, अगर आपने जैसे मान लो किसी से व्हीकर गिरा था तो अब उसको सारे टेक्नीशियन हैं उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको बताना चाहिए भाई ग्लव्स पहनोगे, दूसरी जगह पे लगा हुआ है तो उसको उस जगह का काम से हटाएंगे और उसको बाकी के कामों में लगाएंगे। ठीक है, अगर केमिकल का अच्छे से नहीं रख रहे हैं, मान लो उनको रखने के लिए सही स्पेस नहीं है तो वो स्पेस वगैरह बनाएंगे। तो जितनी भी प्रॉब्लम है उसका जो भी कारण है वो निकालने का ही टेक्निक जो है वो हमारी इसी का डायग्राम होती है, इसी को ये अपन रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं। ठीक, एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद अपन क्लास को डिस्कस ओवर करेंगे। क्वेश्चन है दैट इज प्रोसेस सॉरी प्रोग्राम consist in testing the same sample on different laboratory in comparing the result। कौन सा प्रोग्राम, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही सैंपल, सेम सैंपल को हम डिफरेंट लेबोरेटरी, अलग अलग लेबों में हम एक सैंपल को भेजेंगे और उनके रिजल्ट को हम फिर कंपेयर करेंगे। तो ये किस
प्रोसेस के अंदर, किस प्रोग्राम के अंदर होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें आप, पहले लिखा है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, दूसरा लिखा है वैलिडेशन, तीसरा कैलिब्रेशन और चौथा लिखा है क्वालिटी असेसमेंट। राखी, अभी तक तुम्हारी गुड इवनिंग हो रही भाई, अब तो क्लास ही खत्म होने वाली है। डी आ रहे हैं सबके आंसर बिल्कुल एक जैसे। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सबके आंसर बिल्कुल एक जैसे हैं। जाते जाते, हाँ सब एक जैसे दे रहे हैं, डी 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 डी। क्या हो गया आप लोगों को? जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो एक स्टूडेंट गुड नाइट बोल रहा था, अब क्लास एंड हो रही है तो एक स्टूडेंट गुड इवनिंग बोल रहा है। चलो भाई, सब लोगों के एक जैसे आंसर हैं, सब लोगों ने डी आंसर दिया है। देखे अपन आंसर, क्या डी सही है सबके? नहीं भाई, गलत है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं भाई आप क्वालिटी असेसमेंट पे? क्वालिटी असेसमेंट क्या होता है? क्वालिटी असेसमेंट डिस्कस किया था मैंने पुरानी क्लासेस में, भूल गए क्या आप लोग? जैसे मैंने बोला था कि अभी हमारे हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ये एनक्वास की टीम चल रही है ना। एनक्वास की टीम क्वालिटी असेसमेंट के लिए होती है। क्वालिटी असेसमेंट मतलब वो वहां पर जाकर चेक करती है कि भाई यहाँ पर क्वालिटी वाइज काम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन उसमें सैंपल का कोई रोल नहीं होता उनको। क्वालिटी असेसमेंट एक अलग चीज है, उनको क्वालिटी कंट्रोल से कोई मतलब नहीं होता कि वहां पर कंट्रोल लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है। वो किन चीजों पे फोकस रहता है कि वहां पर हैंड वॉशिंग सही नहीं हो रही कि नहीं हो रही, बायोमेडिकल वेस्ट सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और काफी कुछ टूल भी होते हैं वो यूज हो रहे हैं, जैसे 5S टूल होता है, स्मार्ट टूल होता है, वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ये जो होता है वो क्वालिटी असेसमेंट के अंदर आता है ना। वैलिडेशन, कैलिब्रेशन ये अलग चीजें हैं भाई, है ना। कैलिब्रेशन में हम कोई कंट्रोल सही नहीं आ रहा तो उसका कैलिब्रेशन करते हैं। वैलिडेशन हम कब करते हैं? जब कोई भी कंट्रोल वगैरह सही नहीं है तो, ठीक है। और अगर अपन, अगर किसी लैब के अंदर सैंपल भेज रहे हैं या कोई लैब से अपने पास सैंपल आ रहा है, इसका मतलब वो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब, जो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के लिए किया जाता है ना। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल जो हम करते हैं, जैसे अभी अपन बेस्ट गार्ड रूल की बात कर रहे थे, तो ये हमारे इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे थे। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो ये देखने के लिए होता है कि हमारी प्रोसेस सही है कि नहीं, हमारे जो इक्विपमेंट है वो सही चल रहा है कि नहीं, हमारी प्रोसीजर हम सही फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा रीजेंट सही है कि नहीं है ना। लेकिन ओवरऑल हमारा टेस्टिंग का रिजल्ट सही है या नहीं, ये पता करते हैं हम प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग से। और प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग का कैसे होती है? एक सैंपल, एक सिंगल सैंपल, सेम सैंपल को अलग अलग लेबोरेटरी में भेजा जाता है, उनमें फिर उनके कंपैरिजन किया जाता है ना। बेसिकली देखा जाता है तो कोई बड़ी लेबोरेटरी जो होती है वो अपने सैंपल भेजती है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करूं तो एम्स भोपाल से, जितने भी यहाँ कर, एमपी की बात करूं अगर मैं, तो एमपी में एम्स भोपाल से क्लास के सैंपल आते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना। और फिर उनके बाद में फिर उनके रिजल्ट वहां पर भेजे जाते हैं, तो उनके रिजल्ट करेक्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट है तो अ, उनकी प्रोफिशिएंसी अच्छी है। अगर रिजल्ट गलत है तो गलत में कितने गलत है ना, थोड़ा बहुत 19-20 चल जाता है, एक आध हो सकता है। रिजल्ट गलत का मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मान लो किसी में कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू आती है, जैसे प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग की अपन बात करें, तो मान लो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू की बात करें है ना, तो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू में 10 का चलता है, 10% का, 10% इसमें ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लो कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 150 होना चाहिए, तो किसी में अगर रिजल्ट 160 आया तो चल जाएगा, किसी की वैल्यू अगर 140 आई तो भी चल जाएगी, है ना। हर एक टेस्ट में फिर अलग अलग रेफरेंस रेंज है। तो ये हमारी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग कहलाती है। और प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग जो होती है वो एक्सटर्नल क्वालिटी, मतलब इक्वास के थ्रू ये होती है ना। चलो।